नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस वर्ल्ड के सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। बेसिकली 3 नंबर का टेस्ट पेपर पॉलिटी पर आधारित है, जिसके तहत हम लोग 140 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है। इनमें से 4 वक्तव्य दे रखे हैं, इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए, पहला वक्तव्य दे रखा है ए ऑप्शन में, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। यह भी सही है। तीसरा है कि प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। तो यहाँ पे जो है ये भी सही है। इसके अलावा डी ऑप्शन दे रखा है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे ये जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जो है पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो 1952 से 1962 तक इस पद पर आसीन रहे। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हुए, जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर आसीन रहे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। और दूसरा कथन है कि राज्य जो है विधानसभाओं के सदस्य जो है दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किनके? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं तो वे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कथन दे रखा है। तो अब इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन जो है सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है केवल पहला कथन सही होगा, बल्कि दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति की तरह जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। जनता सीधे तौर पर इसमें भाग नहीं लेती है। इसलिए यहाँ पे जो है पहला कथन तो सही हो जाता है। लेकिन दूसरे कथन के लिए भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल किए जाते हैं। जबकि जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य ही शामिल किए जाते हैं, ना कि राज्य विधानसभाओं के या केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य। तो यहाँ पे जो है केवल पहला ऑप्शन ही सही होगा। इसके अलावा बात की जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। और ऐसे चुनाव में मतदान जो है गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसकी समीक्षा की गई है कि मतदान किस प्रकार किया जाता है और जो है कौन इसमें जो है मत दे सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा जो है कारण है। तो कारण को आर कहा जाता है और अभिकथन को ए कहा जाता है। तो यहाँ पे अभिकथन दे रखा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होगा। और इसका कारण दे रखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए आर दोनों सही है कथन, और आर ए की सही जो है व्याख्या कर रहा है, यानी स्पष्टीकरण दे रहा है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं, इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ये कहाँ विस्तृत है? तो अनुच्छेद 66(3)(c) में ये दिया गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए।
इसके अलावा वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी किया होना चाहिए। इसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पादेन सभापति अनुच्छेद जो है 89 फर्स्ट और अनुच्छेद 64 के तहत जो है ये जो है प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल और संघ और राज्यों के मंत्री के पद जो है लाभ के पद नहीं माने जाते। इसके अलावा ये अलग जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो है जो काम का है वो जो है यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है पहला दे रखा है ए ऑप्शन में कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जो है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होती है। तो ये जो है कथन सही है, क्योंकि इसको हम लोग तीसरे वाले जो है ऑप्शन में देख ही चुके हैं, तो ये जो है कथन सही है। इसके अलावा बी ऑप्शन में दे रखा है कि किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही है। इसके अलावा अगला है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के समान ही होता है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है कि औपचारिक महाभियोग द्वारा उसे जो है पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे बताइए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी के पास जो है राज्यसभा यानी अनुच्छेद 66 3C का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि लोकसभा का। तो यहाँ पे जो है इसके अलावा जो कहा गया है कि वो 35 वर्ष की आयु भी पूरी की होना चाहिए, लेकिन जो है कहा गया है कि जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में जो है प्रस्तुत और साधारण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की सहमति होती है, क्योंकि जो है औपचारिक महाभियोग के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो है ये वक्तव्य जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, औपचारिक महाभियोग द्वारा उसे नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में दिए गए कथनों के को देखिए, पढ़िए और उसके देख के जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन है कि भारत के दूसरे सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति हैं। कौन? उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे जो है दूसरे गणमान्य जो है व्यक्ति हैं। तो भारत का जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बाद जो है भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च जो है अधिकारी होता है। तो यहाँ पे ये पहला कथन सही हो जाएगा। उनके कार्यालय से कोई जो है औपचारिक कार्य नहीं जुड़ा है। ये भी सही है। अगला है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान जो है उसके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। ये भी सही है। और यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है या हटा दिया जाता है या मर जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये भी सही है। लेकिन जो है उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ही जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये भी शर्त है। तो यहाँ पे चारों कथन सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। पहला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी, चौथा है शंकर दयाल शर्मा। अब नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें कि किन्होंने संभाला है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है 1979 से 84 के बीच और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है 1987 से 92 के बीच जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो यहाँ पे ये भी सही है और जो है ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला और चौथा जो है सही है। पहला और चौथा सही है। यहाँ पे बी जो है सही है। और इसके अलावा जो है फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जो है नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। उन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है सुशोभित किया गया था, यानी उनको नामित किया गया था। इसके अलावा भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और मोहम्मद अंसारी जो है 2 बार जो है भारत के जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये अगर पूछा जाए कि 2 बार कौन उपराष्ट्रपति रह चुका है तो जो है मोहम्मद हामिद अंसारी जो है रह चुके हैं। इसके अलावा जो है 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए वी गिरी और आर वेंकटरमन अपना कार्यकाल जो है पूरा करने से पहले ही जो है राष्ट्रपति चुने जा चुके थे,
क्योंकि जो है वो उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, उसके दौरान ही वे जो है राष्ट्रपति बन गए थे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं, कि जो है पहला दे रखा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा, दूसरा है कि राष्ट्रपति उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब है कि नई सरकार के गठन के लिए जल्द से जल्द आम चुनाव कराया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन है कि जो अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने कार्यालय में नई सरकार बनने तक पद पर बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन सही नहीं है कि जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्योंकि जो है राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और जो है भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। और वैकल्पिक व्यवस्था यानी जो है नई सरकार का गठन होने तक यही मंत्रिपरिषद कार्य करती रहती है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मर्जी तक जो है अपना पद धारण किए रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश समूह के पास लोकसभा में केवल एक सीट है? तो यहाँ पे देखा जाए किसके पास जो है, किन प्रदेशों के पास जो है केवल लोकसभा में एक सीट है। तो वे राज्य है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी में जो है केवल जो है एक एक लोकसभा की सीट है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, क्योंकि जो है बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए जो है त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप और अरुणाचल प्रदेश में जो है दो दो सीटें हैं लोकसभा की। इसके अलावा जो है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप के जो है केंद्र शासित प्रदेशों को जो है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप जो है विलय विधेयक 2019 में दिया गया, जिसके तहत जो है वहाँ पे 2 सीटें हो गई। इसके अलावा जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षित सीटों की अधिकतम संख्या जो है मध्य प्रदेश में है, कितनी है? 6 है। और लोकसभा के जो है 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 524 जो है राज्यों से आते हैं, जबकि शेष जो है 19 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इसके अलावा वर्तमान में बात की जाए तो लोकसभा के लिए जो है 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है रिजर्व की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है कि धन विधेयक केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है या किया जा सकता है। और बी ऑप्शन है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है। तीसरा कथन है कि धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और डी ऑप्शन है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है धन विधेयक को केवल जो है राज्यसभा, यहाँ पे कहा जा सकता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता और धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जो है धन विधेयक जो है लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद जो है इसे अपनी सिफारिशों के लिए राज्यसभा को भेजा जा सकता है। इसका उल्लेख जो है बाकायदा अनुच्छेद 109(1) में किया गया है। तो यहाँ पे केवल डी ऑप्शन सही होगा, बाकी ऊपर के जो है गलत हो जाते हैं। लेकिन एक और तथ्य है कि अगर वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को लोकसभा में पेश करने से पहले हालांकि राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति जो है आवश्यक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय शुल्क नहीं है? तो यहाँ पे जो है 10वें को देखते हैं। तो भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय शुल्क नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो जो है कहा जा सकता है यहाँ पे भारत की चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन जो है भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय शुल्क
नहीं है, क्योंकि जो है भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन जो है भारत की संचित निधि से भुगतान किए जाने वाला अनिवार्य व्यय नहीं है। भारत सरकार को चुकाए जाने वाले ऋण, उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों को पेंशन और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते भारत की संचित निधि से भुगतान किए जाने वाले अनिवार्य व्यय हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी ये जो है ये सही है, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर लगने वाला व्यय इस प्रकार है, जिनको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि राष्ट्रपति की जो है परिलब्धियां और भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय जो है संचित निधि से पूरे किए जाते हैं। और इसके अलावा राज्यों की जो है राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भी संचित निधि द्वारा पूरित किए जाते हैं। इसके अलावा जो है वेतन, भत्ते और पेंशन है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके संबंध में देय पेंशन और उन्हें और उनके संबंध में भुगतान की जाने वाली पेंशन इत्यादि जो है किसी अदालत या मध्यस्थता केंद्र या जो है न्यायाधिकरण के निर्णय या डिक्री या पुरस्कार को जो है संतुष्ट करने के लिए जो भी आवश्यक राशि होती है उस संचित निधि द्वारा पूरित की जाती है। लेकिन जो है भारत की जो चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन है उस संचित निधि का जो है अनिवार्य व्यय शुल्क नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध कदाचार या जो है अक्षमता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या की बहुमत की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। लेकिन जो है एक अदालत के न्यायाधीश को हटाना जो है एक जो है राष्ट्रपति की जो है शक्ति का एक प्रतीक नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। इसके अलावा जो कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की जो है न्यायिक शक्ति के तहत जो है राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान भी दे सकता है। और अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से भी संबंधित है अनुच्छेद 123। लेकिन जो है एक अदालत के जो है न्यायाधीश को हटाना जो है सम्मिलित नहीं है राष्ट्रपति की शक्ति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो है ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 171(a) जो है विशेष दर्जा प्रदान करता है। ऐसे विशेष जो है 11 राज्य है जिनको जो है अलग अलग रूप में विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। उनमें से नागालैंड एक है जिनको जो है अनुच्छेद 171(a) के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं इनके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है नए राज्यों का प्रवेश जो है संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों को बनाने, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार जो है भारतीय संसद में निहित है या कानून बनाकर उसको किया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद कानून बनाकर नए राज्य बनाए या उन्हें भारतीय संघ में स्थापित करे। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये जो है भाग 12 में किया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का भी उल्लेख किया गया है और वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यह आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। और जो है भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच जो है संबंधों को दर्शाता है। और जो है भाग 15 जो है चुनाव आयोग का उल्लेख करता है। और भाग 10वां जो है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख करता है, जो इसमें उल्लेखित किए गए हैं ऑप्शन में, इसलिए इनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है
सी ऑप्शन जो है सही है। साधारण बिल जो है पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि जो है दोनों सदनों द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा रोका जा सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। यदि जो है दोनों सदनों से दोबारा पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन एक बार आता है तो लौटा सकता है राष्ट्रपति। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति या तो धन विधेयक पर जो है अपनी सहमति दे सकता है या रोक सकता है। इसके अलावा जो है संविधान के तहत धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए सदन में नहीं लौटाया जा सकता है। यदि वह जो है 14 दिनों के भीतर अनुमोदन नहीं देता है तो उसे जो है स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। नहीं के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना भी जो है मौलिक कर्तव्य है। और इसके लिए जो है कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है, जबकि अन्य 3 जो है विकल्प जो है मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। हालांकि जून 1948 में भारत सरकार द्वारा जो है एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया और आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना उचित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, वित्तीय आपातकाल लागू करने की अधिकतम अवधि क्या है। तो यहाँ पे जो है इसका सही जवाब है कि इसे रद्द किए जाने तक अनिश्चित काल तक जो है सही जवाब होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि जो है यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो है अनुमोदित किया जाता है तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जबकि जो है जब तक कि इसे जो है रद्द नहीं किया जाता जब तक कि जो है इसे रद्द नहीं किया जाता तब तक ये जो है स्वतः ही लागू रहेगा। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 360 में जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया है। जब राष्ट्रपति को इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि देश में ऐसा आर्थिक संकट है जिसके कारण जो है भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है, इसके अलावा गुजराती, कश्मीरी और डोगरी शामिल की गई है। संविधान के भाग जो है 17वें में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है और जो है ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 165(1) के तहत जो है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसकी योग्यताएं राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करने में सक्षम है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो है अनुच्छेद 11 ये स्पष्ट करता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की पूरी शक्ति होगी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब होगा और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जो नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के बारे में विस्तार से प्रावधान करता है। इसके तहत देखा जाए तो संविधान के भाग 15वें के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है, जो ऊपर ए ऑप्शन में है
और इसके अलावा जो है संविधान के भाग दूसरे के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे जो है और भी ऑप्शन है उनका भी उल्लेख कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख किया गया है? अब बताइए, ऊपर तो बता ही चुके, तो भाग दूसरे में किया गया है, इसका उल्लेख बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यहाँ पे 5 से 11 जो है अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जो है भारत में जो है ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नागरिकता संशोधन कानून 2019 निम्नलिखित में से कब से लागू माना जाता है? तो ये जो है 10 जनवरी 2020 से लागू माना जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसके तहत जो है देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के अवैध अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान किया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी को भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो इसमें जो है 10 वर्षों का जो है निवास जो है अनिवार्य है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा जो है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत जो है पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 साल बिताने आवश्यक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा 2 देशों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर अनिवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। किन दो देशों को छोड़कर ये प्रावधान किया गया? तो इसमें जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसमें जो है छोड़ दिया गया, क्योंकि जो है इसमें प्रावधान किया गया कि जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर अन्य सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिक जो है एनआरआई है, जो भारत को छोड़ के वहाँ गए थे दूसरे देशों में, अब वहाँ के जो है नागरिक हैं, लेकिन जो है अब जो है वो वापस से भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो वे पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पे 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है प्राकृतिकीकरण द्वारा और 5वां है अधिग्रहित भूमि के एकीकरण द्वारा। तो यहाँ पे 5 प्रकार दिए गए हैं जिनके द्वारा जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करता है? तो यहाँ पे 28 का सही जवाब है कि जो है संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के ऊपरी सदन जो राज्यसभा कहा जाता है और निचली सदन जो है लोकसभा है, दोनों द्वारा जो है अलग अलग पारित किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऊपरी और निचले सदन द्वारा जो है अलग अलग पारित किया जाता है और भारतीय संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है और संवैधानिक संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा 2-3 सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है। जैसे कि मतलब कि जो है कहा जाए तो इसमें जो है 18 सदस्य हैं, तो लगभग जो है इसमें 12 सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक होता है, यानी 2/3 जो है सदस्यों का जो है सहमति आवश्यक होता है। और भारत के जो है संविधान संशोधन भाग जो है 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है राजशाही राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है भारत के संविधान में जो है समाजवादी राज्य प्रस्तावना में उल्लेखित है और धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है और कल्याणकारी राज्य जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा के आधार पर उल्लेखित है। ये जो है प्रावधान ऊपर के तीनों किए गए हैं, लेकिन जो है डी ऑप्शन का प्रावधान नहीं किया गया
और भारतीय संविधान कानून के शासन का प्रावधान करता है और इसे जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ना कि राजशाही राज का जो है प्रावधान करता है। कानून के शासन से जो है एक प्रदेश और जो है एक जो है देश चलेगा, ना कि राजशाही राज व्यवस्था के अधीन चलेगा। तो यहाँ पे केवल जो है डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो यहाँ पे केवल एक बार जो है संशोधन किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। कब किया गया? ये जो है 1976 में किया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और प्रस्तावना जो है नेहरू के उद्देश्य संकल्प से प्रेरित थी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। और जो है प्रस्तावना को और विस्तार से समझिए तो प्रस्तावना जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह जो है केशवानंद भारती मामले के फैसले में यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसके अलावा जो है संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा था? तो यहाँ पे जो है उन्होंने प्रस्तावना को ये कहा था, प्रस्तावना के संदर्भ में प्रस्तावना को मूल आत्मा कहा था और उन्होंने 28 फरवरी 1968 को भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया था। उन्हें जो है 28 फरवरी 1968 को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और वे भारत के पहले जो है मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बने और उन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। संविधान की प्रस्तावना का कानूनी स्वरूप क्या है? यहाँ पे जो है कहा जाए तो 32 का सही जवाब है बी ऑप्शन कि प्रस्तावना जो है प्रकृति में जो है गैर न्याय संगत है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। इसके अलावा जो है भारतीय संविधान की कानूनी व्याख्या में प्रस्तावना बहुत सहायक है और प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ये पहले भी हम लोग उल्लिखित कर चुके हैं और जो है अब तक इसमें एक बार संशोधन भी हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने कहा था संविधान को जो है पवित्र दस्तावेज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया और 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया। ये पहले भी क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक्स्ट्रा है तो हम लोगों ने इसको इसके साथ जोड़ दिया, लेकिन बार बार ये रिपीट होगा तो आगे हम लोग स्किप करेंगे इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के न्याय का जो है प्रावधान किया गया है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों की व्याख्या की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के साथ जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और जो है आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव ना हो। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समाज राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। संविधान सभा में वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यहाँ पे जो है इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो है पंडित नेहरू ने 1946 में एक उद्देश्य संकल्प, जिसे कहा जाता है एक संकल्प जिसमें विधानसभा के लक्ष्यों को रेखांकित किया गया था, को पेश किया। लेकिन जो है इसके अलावा जिसका उद्देश्य था कि संकल्प ने भारत के संविधान की नींव प्रदान की और जिसने समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और विश्वव्यापी पहचान के आवश्यक मूल्यों को संस्थागत बना दिया। और संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प पर आधारित थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को भारी बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, वितरित न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी जो है
तीनों का जो है जिक्र हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे हम अगर बढ़ें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत के प्रदेश राज्य को उनकी जो है जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, ना ही क्षेत्र, ना ही भाषा, ना ही आर्थिक स्तर, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। और वर्तमान में बात की जाए तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो है अभी जो है लोकसभा की सीटें विस्तृत हैं, लेकिन जो है अभी चर्चा चल रही है कि नया जो है लोकसभा जो है बना है, तो उसके बाद जो है पुनः जो है जनगणना होगी, तो पुनः जो है लोकसभा की जो है सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो अभी बात की जाए तो लोकसभा की अधिकतम शक्ति जो है 550 निर्धारित की गई है, जिनमें से जो है 530 सदस्य जो है राज्यों से और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है 543 है, जिसमें से जो है 530 जो है सदस्य जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के जो है कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 253 में किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो है संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, समझौते या सम्मेलन या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में लिए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों जो सभी निर्वाचित या नामांकित हैं सदस्य हैं कि निर्वाचित मंडल के जो है सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल जो है संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वक्तव्य गलत हो जाता है। बाकी जो है पहला है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, ये कथन सही है। और सी ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए, ये भी सही है। और राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होने पर भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ऐसा किसको छूट मिली हुई है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 88 के अनुसार जो है अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अंतरिम कार्यवाही करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो है इसके लिए जो है संसद जिम्मेदार है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 151 फर्स्ट के तहत जो है संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक जो है सदन के समक्ष जो है रखवाता है, जिस पर सदन जो है और संसद जो है या संसद या सदन जो है विचार करती है। और अनुच्छेद 151(2) के तहत जो है वह राज्य सरकारों के खातों का भी ऑडिट करता है और रिपोर्ट संबंधित जो है राज्य की जो राज्यपाल है उनको सौंपता है, जो रिपोर्ट जो है राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है।
इसके अलावा जो है सी ऑप्शन में दे रखा है नौवीं अनुसूची जो है में जो है भूमि सुधार से संबंधित है। और इसके अलावा जो प्रथम संशोधन अधिनियम जो है 1951 ने राज्य को सामाजिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में रोजगार पर रोक जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो ये जो है 44 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 61 के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है कि जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लाया जाता है तो आरोप को जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा प्रस्ताव जो है सदन की जो है कुल जो है सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा जो है जब किसी आरोप को जो है संसद की किसी भी सदन द्वारा प्राथमिकता दी गई है तो दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा और जो है आरोप के बारे में कहा गया है कि आरोप की जांच कराएगा और राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पे जो है ये प्रारूप जो है संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने इसको तैयार किया था और जिस पर जो है प्रारूप समिति द्वारा विचार और परिवर्तन के बाद जो है संविधान का प्रारूप जो है संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया। और जो है इसमें जो है यही सही है सी ऑप्शन BN राव। कब किया था ये भी जान लेते हैं। तो 1947 में, अक्टूबर 1947 में। और इसके तहत 243 जो है अनुच्छेद तैयार किए गए थे और जो है 13 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है 11वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। और जो है आधिकारिक भाषाओं के बारे में जो है कहा गया है 8वीं अनुसूची में। और दल बदल विरोधी कानून को जो है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो इसके लिए अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, हैबियस कॉर्पस। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। एक और रिट है जिसका जिक्र किया गया है ए ऑप्शन में, परमादेश रिट। इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को वह कार्य करने का आदेश देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में होता है। इसके अलावा जो है एक और रिट है क्यो वारंटो रिट। इसके बारे में कहा गया है कि इस प्रकार के प्रकरण में जो है अंतिम रिट है और जिसका अर्थ है कि आपके पास क्या अधिकार है यह अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जो है जारी किया जाता है। इसके अलावा है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट जो है किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसके माध्यम से न्यायालय के जो है न्यायिक अर्ध न्यायिक निकाय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर करने से रोका जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को मान्यता देता है? तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा क्योंकि जो है संविधान में जो है बच्चों, महिलाओं और जनजातियों के शोषण के खिलाफ जो है अधिकार को मंजूरी दी गई है, जबकि संविधान में दलित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है
क्योंकि जो है भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो है अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, जबरन श्रम निषिद्ध, और अनुच्छेद 24 के तहत जो है कारखानों आदि में बच्चों का रोजगार निषिद्ध इत्यादि का जो है उल्लेख मिलता है। लेकिन जो है दलित शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे जो है कहा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में उल्लेख किया गया है। इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। साथ ही अपराधों के लिए प्रत्यक्ष दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 के संबंध में सुरक्षा को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद जो है 359 के तहत निलंबन नहीं है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रावधान के बारे में चर्चा करता है? तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा ए ऑप्शन में 108 में जो है कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के जो है अटॉर्नी जनरल, और अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जो है अनुच्छेद 155 के तहत जो है किसी राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि तीनों की ही नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार जो है सेवानिवृत्ति के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार जो है एक उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस कर सकता है, सिवाय उच्च न्यायालय को छोड़कर जिसमें वह स्थायी न्यायाधीश रहा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो है न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए अनुच्छेद 84(b) के अनुसार। इसके अलावा जो है राज्यसभा के लिए जो है संविधान का अनुच्छेद 80 में जो है वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नामांकित 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्ति होंगे, और राज्यों के जो है 238 से अधिक प्रतिनिधि शामिल इसमें नहीं हो सकेंगे जो राज्यसभा के चुनाव में जो भाग ले रहे होंगे उम्मीदवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है, बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने से नहीं रोकेगी। इसके अलावा अनुच्छेद 154 में प्रावधान है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस जो है संविधान के अनुसार कर सकेगा। और अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जा सकेगी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? अनुच्छेद 19(e) क्या कहता है?
अनुच्छेद 19 कहता है भारत के क्षेत्र में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। ये गलत हो जाता है क्योंकि सामने लिखा है संघ बनाने का अधिकार। तो संघ बनाने का अधिकार कहाँ पर है, बताइए। संघ बनाने का अधिकार और बी ऑप्शन में है अनुच्छेद 19 किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। तो 19 में क्या दे रखा है, शांतिपूर्ण और मुक्त युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो ये भी गलत हो जाता है। अगला है अनुच्छेद 19 दे रखा है भाषण और अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता। तो ये जो है सही जवाब हो जाता है क्योंकि 19 में यही प्रावधान है। और अनुच्छेद 19 में है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार। ये भी गलत है क्योंकि जो है 19 में दे रखा है किसी भी पेशे, व्यापार, व्यवसाय या जो है व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो ये भी गलत है, केवल सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पे जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये जो है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में जो है 21 महीने का आपातकाल रहा और वे देश के 5वें राष्ट्रपति थे और जिन्होंने जो है आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पे 57 का सही जवाब हो जाएगा एम अनंत सैनम अयंगकर। ये जो है 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक जो है लोकसभा के जो है पहले उपाध्यक्ष रहे। लेकिन जो है ए ऑप्शन में दे रखा है जीवी मावलंकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। तो ये जो है प्रेसिडेंट रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। ए ऑप्शन सही है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था। तो ये जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है हस्तलिखित था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई। तो यहाँ पे जो है 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई। तो यहाँ पे 26 जुलाई 1947 को, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो है अधिकांश कानून जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लिए गए हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थीं जिनमें से 250 अनुच्छेदों को मौखिक या सूक्ष्म संशोधनों के साथ भारत के संविधान में स्थापित किया गया। लेकिन जो है कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से बात की जाए तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का कानून और वित्तीय आपातकाल इत्यादि जो है शामिल हैं। इसके अलावा आयरलैंड की बात की जाए तो यहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रणाली, साहित्य कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों का राज्यसभा में नामांकन आदि आपातकालीन प्रावधान शामिल किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका उल्लेख जो है
अनुच्छेद 15(4) के तहत किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(1) में राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, इसका उल्लेख इसमें है। और अनुच्छेद 15(2) में किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, मूल या जन्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता। और अनुच्छेद 15(3) के तहत संसद भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे 63 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 38 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अनुच्छेद 45 का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान इत्यादि जो है किया गया है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशक सिद्धांतों के महत्व और प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 65 का सही जवाब है। अनुच्छेद 37 के तहत ये प्रावधान किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए। तो ये जो है 1976 में जोड़े गए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और ये जो है सोवियत संघ से प्रेरित है, जो मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। और इन्हें जो है स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूलतः बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 10 थी, जिसमें से जो है 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो किया गया उसके माध्यम से एक कर्तव्य को और अंतर्निहित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो ये केस था केशवानंद भारती, जो 1973 में हुआ, उसमें प्रतिपादित किया गया। तो इसका ऑप्शन है नहीं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो ये जो है जापानी संविधान से प्रभावित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च माना जाता है। तो यहाँ पे जो है किसे माना जाता है, 69 का सही जवाब है डी ऑप्शन। संविधान को सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि जो है सरकार के सभी अंग जो है जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अपनी शक्तियाँ इसी से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा जो बात की जाए तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित है और संसद द्वारा बनाए गए कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा अमेरिका के संविधान में जो है न्यायपालिका जो है सर्वोच्च है, क्योंकि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून को संविधान के अनुरूप न होने पर उसे जो है समृद्ध घोषित कर सकती है या अवैध घोषित कर सकती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया। तो इस मिशन का नाम बताना है। तो ये जो है क्रिप्स मिशन शुरू किया गया 1942 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये जो है एक मिशन जो है भारत भेजा गया और उन्हीं के नाम पे ही इस मिशन का नाम जो है क्रिप्स मिशन रखा गया। और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया, इस दौरान जो है भारत पर जो है ब्रिटेन का शासन था और जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो है ब्रिटेन की जो है हार हो रही थी। और क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान के तहत जो है युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया गया और भारत जो है किसी भी घरेलू या बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होगा, ऐसा जो है प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारत के संविधान में द्विसदनी व्यवस्था किस देश से ली गई है।
तो ये द्विसदनी व्यवस्था जो है यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, उधार ली गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया था? तो अभी इसका सही जवाब देके आए हैं, तो 1950 में अपनाया गया। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है भारत का जो है राष्ट्रीय गान था जो जनगण मन, जो मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में लिखा गया था, कुछ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 73। जो है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का जो है प्रस्ताव किसने रखा था? तो यहाँ पे जो है देखा जाए 73 का सही जवाब हो जाएगा। 73 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रपति सरकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यहाँ पे सही जवाब है जो शक्तियों के पृथक्करण के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे जो है 74 का जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। इंग्लिश क्राउन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो है 75 का सही जवाब है, ये जो है नाम मात्र कार्यकारी का उदाहरण है। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। सरकार का पहला संसदीय स्वरूप कहाँ गठित किया गया? तो यहाँ पे जो है 76 का सही जवाब है, ये जो है ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में जो है गठित किया गया। क्योंकि जो है संसदीय सरकार की जो है आधुनिक अवधारणा जो है ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य में 1707 से 1800 के बीच जो है उभरी और इसके समकालीन जो है संसदीय जो प्रणाली है वो स्वीडन में 1721 से जो है 72 के बीच उभरी और इंग्लैंड में जो है साइमन डी मोंटफोर्ड को दो प्रसिद्ध संसदों को बुलाने के लिए प्रतिनिधि सरकार के पिताओं में से एक के रूप में याद भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो 76 का जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है 77 का सही जवाब क्या होगा? ग्रानविले ऑस्टिन ने जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। अधिनियम 1909 का निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है बताइए, इसका दूसरा नाम क्या है? जो है मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इसको। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा था? तो इसमें जो है 165 दिन लगा था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। सटीक बात की जाए तो जो है लगभग 3 साल लगे थे और एक अनुमान के हिसाब से कहा जाए तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे और इस अवधि के दौरान इसमें जो है कुल 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए। इनमें से 114 दिन जो है संविधान के मसौदे पर विचार करने में व्यतीत हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अनिवार्य गुण है? तो यहाँ पे इसकी जो है 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। और इसके अलावा जनसंख्या और क्षेत्र जो है राज्य का भौतिक आधार बताते हैं, जबकि सरकार और संप्रभुता इसका कानूनी आधार या जो है राजनीतिक आधार बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संप्रभुता का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संविधान में भारतीय संघ की योजना ली गई है कहाँ से? तो यहाँ पे 81 का सही जवाब है, ये जो है कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। इसे कनाडा के संघवाद मॉडल से ग्रहण किया गया है और भारत का संविधान जो है भारत सरकार के लिए एक संघीय ढांचा स्थापित करता है। इसे राज्यों का संघ घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था अब समाहित हो गया है किसमें? जो है ये भाग 12 में जो है समाहित हो गया है
और जो है इसे जो है अनुच्छेद 300A के तहत जो है एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किए गए? तो ये परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस देश की सदस्यता को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा निलंबित कर दिया गया? तो यहाँ पे जो है कहा जाए तो जो है 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर जो है रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है कि चीन द्वारा फरवरी 2023 में झोंग सिंह 26 उपग्रह का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। तो यहाँ पे 85 का सही जवाब है सी ऑप्शन, विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया और इसको जो है लगभग जो है 333 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया था। और इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य यह है कि विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अमृत नगरोत्थान योजना का शुभारंभ किया है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है और इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। इसके तहत जो है बेंगलुरु में 6000 करोड़ रुपए के कार्य को जो है कार्यान्वित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया है? तो ये जो है आयोजन जो है श्रीलंका के साथ किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये कब किया गया संवाद? ये 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका मकसद जो था रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के जो है निर्माण के विकल्प का पता लगाया है? तो यहाँ पे जो है किसका उपयोग करके लगाया है? फॉस्फर जिप्सम का प्रयोग करके जो है पता लगाया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, फरवरी 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उनको प्रतिबंधित किया है? तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है बी ऑप्शन, 5 सहकारी बैंकों को। कौन कौन से हैं? एक जो है HCBL जो सहकारी बैंक है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, ये हो गया। और आदर्श महिला जो है नागरी सहकारी बैंक जो है औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। और जो है सिमसा सहकारी बैंक जो है ये मदुरई में है, कर्नाटक के अंदर। और जो है उर्वाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक है, ये आंध्र प्रदेश में है। और जो है एक अंतिम है जो है शंकर राव जो है मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, ये जो है महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से 5 बैंकों को प्रतिबंधित किया है आरबीआई ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे जो है 2024 से 27 तक यानी 4 साल की अवधि के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। और जो है यहाँ पे बात की जाए गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है फिलीपींस के सुप्रीम ऑडिट जो है इंस्टीट्यूशन जो है ILO के मौजूदा बाह्य ऑडिटर से पदभार ग्रहण करने को कहा गया है। और ILO जो है संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो 127 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ एक मंच पर लाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ऊपर इसके एक्सप्लेनेशन की बात हम कर चुके हैं। तो आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के जो है 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय
ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है 92 का सी ऑप्शन, कोरिया के साथ। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये आयोजन जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। मैन होल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस देश का पहला राज्य है केरल है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने खाड़ी सहयोग देशों को निम्नलिखित में से किस जो है खाद्यान्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ करार किया है? लुलु हाइपर मार्केट के साथ करार किया है। तो यहाँ पे सही जवाब है बाजरे के लिए निर्यात के संबंध में लुलु हाइपर मार्केट के साथ जो है एक जो है करार किया गया है खाड़ी देशों के साथ जो है। ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किन देशों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये कौन से देश हैं? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। और हालांकि जो है इस जो है फोर्स का जो है यह फोर्स एक जो है अंतर सरकारी निकाय है जिसे पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 1989 में गठित किया गया था। और जो है ये जो है जो देश जो है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का सुरक्षित स्थल होता है उसे जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। अभी कुछ समय पहले जो है पाकिस्तान को भी ऐसा जो है रखा गया था, लेकिन जो है कुछ उसके पश्चात जो है उसने उस पर काम किया तो उसको उससे बाहर निकाला गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। पहली बार निम्नलिखित में से किस भारतीय पनडुब्बी ने इंडोनेशिया की यात्रा की है? तो INS सिंधु केसरी ने जो है पहली बार 22 फरवरी 2023 को इंडोनेशिया की जो है यात्रा की। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रहे जो है सोयूज MS-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने हेतु एक कैप्सूल है। यह रूस द्वारा विकसित किया गया एक हाइपर सोनिक मिसाइल है। दूसरा कथन देख लिया। तीसरा कथन है कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है रोसकॉसमोस का जो है अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने हेतु एक कैप्सूल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा और तीसरा सही है। ये रूस का ही जो है विकसित किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये जो है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस द्वारा जो है अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने का एक कैप्सूल है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय योजना ने अपने क्रियान्वयन के 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो यहाँ पे PM किसान निधि जो ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ऐसा देश कौन सा है? तो ऐसा देश जो है 99 का सही जवाब है भारत। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। बाइडेन प्रशासन ने फरवरी 2023 में विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को नामित किया है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन जो है अजय बग्गा को नियुक्त किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम अब निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव जो है महाराष्ट्र राज्य ने पारित किया है? तो यहाँ पे सही जवाब है 101 का सही जवाब है चिंतामणराव देशमुख स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जो है CD देशमुख के नाम पे। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के यानी RBI के पहले गवर्नर भी थे। इनके नाम पर जो है महाराष्ट्र के जो है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो यहाँ पे सही जवाब है कार्लोस अलकराज ने जीता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इन्होंने जो है फाइनल में कैमरून नोरी को हराकर अर्जेंटीना ओपन जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। इन्होंने जो है ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी
सर्जियो रामोस ने, जिन्होंने फरवरी 2023 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है 103 का सही जवाब है, 103 का सही जवाब है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। रामोस जो है 2010 विश्व कप और 2008 और 2012 में यूरो चैंपियनशिप जीतने वाली स्पेन की टीम का हिस्सा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यूएनजीए ने दोनों देशों के मध्य जारी संघर्ष को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया, और दूसरा कथन है कि भारत यूएनजीपी के इस प्रस्ताव के समर्थन में मत किया, और तीसरा कथन है कि यूएनजीपी के इस प्रस्ताव पर कुल 7 देशों ने विरोध में मतदान किया। तो यहाँ पे देखा जाए 104 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, पहला और तीसरा सही है, क्योंकि जो है भारत सही जो है लगभग 32 जो है सदस्य देश ऐसे थे जिन्होंने इसमें जो है भाग नहीं लिया और वहाँ से वॉकआउट किया। तो यहाँ पे जो है दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। I2U2 के बिजनेस फोरम का प्रथम सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है 105 का सही जवाब है, सी ऑप्शन, अबू धाबी में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो संत रविदास नगर है जो है यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 6.88% वन भाग है। सोनभद्र जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला है। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र वाला जिला है, और जो है यहाँ पे इस प्रकार से ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सोनभद्र में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। सोनभद्र में जो है 2540.29 वर्ग किमी था 2019 में, लेकिन 2021 में घटकर कितना हो गया? 2436.75 वर्ग किमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वृक्षावरण पाया जाता है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो सही जवाब है 3.04% पाया जाता है, और जो है यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 10 लाख वाले नगरों की कितनी संख्या है? तो 7 है। कौन कौन से हैं? कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, और वाराणसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, महोबा। इसके बाद जो है बढ़ते क्रम में इससे ऊपर जो है चित्रकूट है, फिर हमीरपुर है, फिर जो है श्रावस्ती है, फिर ललितपुर का नंबर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जनपद जो है जनपद कौन सा है? प्रयागराज, यानी आपका इलाहाबाद। ये प्रयागराज है आपका, प्रयागराज, और पहले का इलाहाबाद, क्योंकि जो है इस जिले का क्षेत्रफल जो है 5482 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है रामपुर जिले में है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत जो है साक्षरता दर प्रतिशत जो है 47.71 है, और राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत जो है 52.29% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत नागरिकों को किस भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है निवास के नागरिकों को जो है निवास भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 15 में किया ही गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है राज्य का तात्पर्य सरकार से है, लेकिन यह सरकार से कहीं अधिक है, और इसे जो है परस्पर जो है विनिमय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा,
क्योंकि ये वक्तव्य सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई या अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 30 में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है? तो ये जो है अनुच्छेद कौन सा होगा इसमें सही? 26, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दलित को मंदिर में प्रवेश करने या सार्वजनिक सुविधाओं आदि का उपयोग करने का अधिकार देता है? तो ये जो है अनुच्छेद 17 है, ये अधिकार देता है। बेसिकली बात करें अनुच्छेद 17 की, तो यह अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है और अस्पृश्यता को ना तो संविधान में परिभाषित किया गया और ना ही अधिनियमित किया गया, लेकिन जो है यह एक ऐसी सामाजिक प्रथा को संदर्भित करता है जो कुछ दलित वर्गों को केवल उनके जन्म के आधार पर जो है हीन दृष्टि से देखती है और इस आधार पर उनके खिलाफ कोई भी भेदभाव किया जाता है या उनका जो है शारीरिक स्पर्श या दूसरों को प्रदूषित करने वाला माना जाता है, ऐसी प्रवृत्ति की जाती है। तो इसके लिए उनको अनुच्छेद 17 के तहत जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने बाल श्रम रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया था, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर या ढाबों, रेस्तरां, चाय की दुकानों आदि में श्रमिक के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका उल्लेख जो है भारत सरकार ने अक्टूबर 2006 में बाल श्रम रोकथाम अधिनियम में संशोधन करके किया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा अक्टूबर 2006, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन जो है या वक्तव्य जो है सही है? तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में उत्तर प्रदेश 1.46 करोड़ लोगों को लाभान्वित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं के लिए पूछा है, तो जो है यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में तीसरे स्थान पर है। ये जो है कथन गलत है, क्योंकि जो है तीसरे नहीं पहले स्थान पर है। इसके अलावा ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है, गलत के लिए बोला गया था, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि तिलहन, हरी मटर, गन्ना, चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पायदान पर है, और दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना में और उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जो है एसोचैम द्वारा उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट की गोल्ड मेडल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, और दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट की श्रेणी में शामिल है, और तीसरा है कि गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली में उत्तर प्रदेश की झांकी को वर्ष 2021-22 में प्रथम एवं वर्ष 2023 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है केवल जो है तो यहाँ पे तीनों ही कथन जो है सही हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दिव्यांग जन के हितार्थ कार्य हेतु लखनऊ के सर्वश्रेष्ठ जनपद का पुरस्कार दिया गया है, और दूसरा है कि सहकारिता विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड अवार्ड दिया गया है, और जो है तीसरा है यूपी 102 परियोजना पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली के लिए विशेष जूरी पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, और तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 5
हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पे सही कथनों का चयन करना है। तो यहाँ पे 124 का सही कथन क्या है? सभी कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग को नई पहचान देने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ हरदोई की 1000 एकड़ भूमि पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का निर्णय किया गया है। और दूसरा कथन है कि देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब देख के बताना है कि कौन सी कथन सही है। तो यहाँ पे 25 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 17.62 लाख आवासों का निर्माण किया गया। दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना में 10.33 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 1190 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से सही का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 126 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के हवाई संपर्क के विस्तार और विकास पर विचार करें। तो पहला कथन है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू एयरपोर्टों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है। और दूसरा कथन है एयरबस A321 प्रकार के वायुयान हेतु हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। और तीसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट से 80 गंतव्यों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध होगी। तीनों ही कथन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। पनियाला को जीआई टैग दिया गया है, यह उत्पाद उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है गोरखपुर के लच्छीपुर के आसपास के गांवों से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। और जो है यहाँ पे 29 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की जो है हाई पावर कमेटी ने 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिया, जिसमें गोरखपुर के लच्छीपुर और आसपास के गांव में उत्पादित जो है पनियाला को भी शामिल किया गया। यह जो है खट्टे मीठे स्वाद वाला एक फल है, जो दिखने और स्वाद दोनों में ही जामुन जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितनी हस्तियों को राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए किनको सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार के लिए, तो 8 लोगों को प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जिनमें से जो है देखा जाए किनको किया गया है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को जो है उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और पद्म श्री से उत्तर प्रदेश के 7 विभूतियाँ थी, जो है ऋत्विक सान्याल, दिलसाद हुसैन, अरविंद कुमार, राधाचरण गुप्ता, मनोरंजन साहू, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उमा शंकर पांडे इत्यादि को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। उसमें उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेता इस सूची में शामिल थे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 4। कौन कौन से? हवलदार वीर अब्दुल हमीद, नायक जदुनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। इनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इनको शामिल किया गया है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। 131 दे रखा है कि माइंड को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो डायग्राम को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे जैसे माइंड में 2 माइनस किया गया, आई में जो है 2 माइनस किया गया, इसी प्रकार से इसमें जो है किया जाएगा, डी में माइनस किया जाएगा तो बी आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला और ये कैंसिल हो गया। और लास्ट का देखते हैं, एम में माइनस किया जाएगा तो के आ जाएगा, यहाँ भी सही है। और जो है ए में 2 माइनस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। डी बराबर 4, कवर बराबर 63, तो बेसिस बराबर क्या होगा? डी वर्णमाला में 4 दे रखा है, कवर का 63 दे रखा है, सी 3, 15, 22, 5, 18 जोड़ने से
63 हो रहा है। तो इसी प्रकार से 2 + 1 + 19 + 9 + 19 जोड़ने पे 50 हो जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, यदि केला को सेव, सेव को अंगूर, अंगूर को आम, आम को काजू, काजू को अमरूद, अमरूद को पपीता कहा जाए तो कौन सा फल फलों का राजा होगा? तो यहाँ पे कहा जाए तो जो है फलों का राजा आम होता है और आम को प्रश्न में काजू कहा गया है, अतः जो है फलों का राजा काजू होगा। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, एक घड़ी में घंटे की सुई जो है प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी? तो यहाँ पे जो है 2 बजे से कुल जो है 6 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 × 30 तो इक्वल टू 180 डिग्री का कोण बना देगी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, मेरा जन्म 29 जून के बाद किंतु 2 जुलाई के पहले हुआ है। मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले आता है। यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म कब हुआ है? तो यहाँ पे बात की जाए इस प्रक्रिया के बाद जो है अर्थात 1 या 2 जुलाई को इनका जन्म हुआ है और ये दोनों जो है एक ही दिन जो है जन्मदिन मनाते हैं, तो ये दोनों जो है 1 जुलाई को जन्मदिन मनाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, सी से लंबा है, डी ए से छोटा है, डी जो है ए से लंबा है। तो या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, लेकिन सी से लंबा, डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो डी आ गया यहाँ पे, ये सब गलत हो गया। और ई जो है बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो यहाँ पे ई आ गया। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा हो गया? बी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 15वां, दाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से इक्वल टू -7, तो 8 एस हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो तब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 रुपये का लाभ के लिए इक्वल टू 1 रुपये, तो 1/10 × 100 तो कितना आ जाएगा? 10%। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, एक कक्षा के एक समूह की लड़कियों में 1250 संतरे बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़की की समूह की लड़कियों की संख्या के 2 गुने संतरे प्राप्त होते हैं। समूह में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो माना कक्षा में जो है n समूह है, जबकि प्रत्येक लड़की को 2 संतरे मिलते हैं, तो समूह में लड़कियों की संख्या 2n × n इक्वल टू 1250। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 2n² हो जाएगा इक्वल टू 1250, तो n² कितना आ जाएगा? 625, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 और आज की प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। एक किसान ने 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर जो है 3600 रुपये कर्ज लिया। 4 वर्षों के अंत पर उसने 4000 रुपये और एक गाय देकर अपना खाता साफ किया। उस गाय की क्या कीमत होगी? तो 4 वर्ष हुए, 15% ब्याज और 3600 रुपया और 100 हो गए 2160 रुपया। अदा किया गया कुल मूल्य जो है 3600 प्लस 2160, टोटल आया जो है 5760 रुपये। ये हुआ टोटल अमाउंट। उसने कितना दिया इसमें से घटा दो, 4000 उसने अदायगी करी, तो गाय की कीमत आ गई 1760 रुपया।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही जीएस वर्ड द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ का टेस्ट पेपर नंबर 3 जो पॉलिटी पर आधारित था यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।